Hi students, my name is Harshita Asnani and today we are going to start with a new chapter of chemistry of grade 10th. The chapter is called metals and non-metals. It is the third chapter of chemistry of class 10th but बहुत ही basic सा chapter है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि first और second chapter से कुछ ज़्यादा ही relation है और जो भी हम मतलब common topics पढ़ेंगे वो मैं इसके अंदर अलग से भी पढ़ाने वाली हूँ. ओके, सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर एट फर्स्ट. इस चैप्टर का वेटेज बोर्ड एग्जामिनेशंस में रहता है 7 मार्क्स का. ओके, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड मेटलर्जी एंड उसके अलावा कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन के ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में. सो चैप्टर ऑल इन ऑल बहुत ही इजी है, बहुत थ्योरेटिकल है चैप्टर. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रिलेटिवली थोड़ी कम है. थोड़ा अगर नया आप कहीं पढ़ने वाले हो तो वो होगा मेटलर्जी, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा आपके लिए नया हो सकता है. बट अदरवाइज लमसम पूरा चैप्टर ही बहुत ही आसान है और काफी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल्सो आज की क्लास इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट. हम बस फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की, जो हमें काफी हद तक ऑलरेडी मालूम भी है. और उसके अलावा हम कुछ एक्सेप्शंस पढ़ने वाले हैं और एक इंटेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी के बेस्ड ऑन वट एवर वील कवर अप टिल दिस क्लास, तो वो भी हम अटेम्प्ट कर लेंगे साथ ही साथ. सो लेट्स स्टार्ट. तो फिजिकल प्रॉपर्टी का पहले तो समझ लेते हैं कि मतलब क्या होता है. फिजिकल प्रॉपर्टी होती है विच इज बेस्ड ऑन द लुक्स ऑफ इट, राइट, या फिर ऐसी चीज जो हम बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हमें उसका रिएक्शन या फिर इंटरनल कॉम्पोजिशन देखने की जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज को जानने में, तो वो हम बोल देते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है. तो मेटल्स, जब आप सोचते हो कोई मेटल के बारे में तो आपके दिमाग में क्या आता है कि मेटल जो है वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है ना भाई. उसके अलावा हमें पता है मेटल्स क्या होता है, कंडक्टिंग होते हैं. मेटल्स जो हैं इनको अलग अलग शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है. मेटल्स की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है मैलिएबिलिटी और एक होती है डक्टिलिटी, राइट. तो मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब भी हम मेटल को बहुत ही पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम बोलते हैं कि वो मेटल्स जो हैं वो बहुत मैलिएबल है. तो मेटल्स इन जनरल आर सपोज टू बी मैलिएबल, मतलब उनको बहुत आराम से थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. आपने देखा होगा जो बर्फी होती है उसके ऊपर भी बहुत ही पतली सी सिल्वर की कभी कभार लेयर लगी होती है. तो ये वो भी एक टेस्टमेंट है टू द फैक्ट कि मेटल्स जो हैं वो बहुत ही आसानी से शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और इसी प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं. डक्टिलिटी मतलब मेटल्स को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. पता ही है हमें, हमारे घर की जो वायरिंग होती है उसमें भी मेटल्स की ही वायर्स बनती हैं, राइट, क्योंकि मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है टू गेट कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स. और आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि हम केवल 1 या 2 ग्राम ऑफ गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर निकाल सकते हैं एक गोल्ड मेटल. तो इससे पता लगता है कि गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स दैट वी हैव. और मैलिएबल भी काफी मेटल्स होते हैं, राइट. ऑल्सो एक बात आप लोग के लिए समझना जरूरी है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं ये वैसे तो सेम ही रहते, मतलब मोस्टली मेटल्स इनको फॉलो करते हैं, बट ये जनरल है, राइट. तो हम वी ऑलवेज कोट द टर्म कि जनरली ऐसा होता है, राइट, बट हमेशा ऐसा हो वो जरूरी नहीं है. इसीलिए हम एक नया दूसरा टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एक्सेप्शंस, राइट. तो मेटल्स क्या है, हार्ड होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं, मैलिएबल यानी कि थिन शीट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, डक्टाइल होता है यानी कि थिन वायर्स में भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं. और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की. मेटल्स जो होते हैं दे प्रोड्यूस अ साउंड व्हेन एवर दे आर हिट, मतलब इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस, कि मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सोनोरस होते हैं. मतलब अगर मान लो कोई मेटल है और मैं उसको बीट करूंगी तो उसमें से आवाज आएगी एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बीइंग सोनोरस, राइट. और इसके अलावा मेटल्स की और क्या क्या सोच सकते हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, बहुत जल्दी पिघलते नहीं है. मेटल सोचते तो दिमाग में क्या आता है, कोई बहुत ही रिजिड चीज जो बहुत मुश्किल से मेल्ट होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी उसके अंदर, है ना, भारी होगा. तो ऑब्वियसली इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है. अगेन आई एम कोटिंग, जनरली ऐसा होता है, हमेशा ऐसा हो वो जरूरी नहीं है. तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है,
हाई डेंसिटी होती है। डेंसिटी क्यों हाई होती है भाई? क्योंकि मेटल क्या है? सॉलिड है। सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्लोजली अटैच्ड होते हैं या फिर क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, और इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, तभी तो रिजिड होते हैं ना। अगर रिजिड है इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है बिटवीन ऑल द पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन अ मेटल। तो ये बात होगी कि डेंसिटी भी उनकी ज्यादा होती है, सोनोरस भी, और हाँ लस्ट्रस होते हैं, है ना। मेटल्स शाइनी होते हैं, गोल्ड शाइनी है, प्लेटिनम शाइनी है, सिल्वर शाइनी है, ये सब शाइनी मेटल्स हैं हमारे। तो ये तो हो गई भाई मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज। अब इसके बेसिस पे आपकी बुक के अंदर कुछ एक्टिविटीज दी हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर। 1 सेकेंड। हाँ जी, तो ये मेटल आपकी बुक के अंदर ये दिखाने के लिए कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं, ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को बट हीट को भी कंडक्ट कर सकते हैं। अब एक चीज समझना जरूरी है कि जो कंडक्टिविटी होती है ना, वो भी होती है 2 टाइप्स की। एक होती है थर्मल कंडक्टिविटी और एक होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी होती है जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी सब्सटेंस जो है वो हीट को कंडक्ट कर सकती है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? जब करंट को पास होने देती है एक जगह से या फिर फ्लो ऑफ चार्जेस को अलाउ कर देती है। ठीक है, तो दोनों अलग है, दोनों है कंडक्टिविटी। तो मेटल्स जो होते हैं दोनों में केपेबल होते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी भी मतलब हीट को भी ट्रांसफर कर देते हैं, तभी देखा है ना कि हमारे घर में जो कुकिंग के लिए वेसल्स होते हैं वो भी मेटल्स के, एल्यूमिनियम के, कॉपर के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि वो थर्मल कंडक्टिविटी भी कर सकते हैं, यानी कि हीट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो कर ही सकते हैं। कॉपर वायर्स, एल्यूमिनियम वायर्स बनती हैं बहुत ज्यादा। क्यों बनती हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट कर देते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है ये मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी को दिखाने के लिए, मतलब हीट को कंडक्ट कर सकते हैं ये दिखाने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिया गया? पहले तो अपैरेटस स्टडी करते हैं। अपैरेटस का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो भी मटेरियल्स हम यूज करते हैं, राइट, उनको हम बोलते हैं अपैरेटस। तो इसमें क्या होता है? एक तो ये स्टैंड होता है, उसके बाद एक क्लैंप होता है जिसके अंदर आप कोई भी चीज अटैच कर सकते हो। तो हम यहाँ पे मेटल वायर को अटैच कर रहे हैं, ठीक है। अब मेटल वायर के इस वाले पार्ट में, मतलब दूसरे फ्री एंड पे, हमने एक पिन को लगा दिया है विद द हेल्प ऑफ वैक्स। वैक्स स्टिकी होती है ना, तो वैक्स को यूज करके फेविकॉल की तरह हमने एक पिन को मेटालिक वायर की फ्री एंड पे लगा दिया। तो अब क्या करते हैं? हम एक बर्नर लेते हैं और हीट करने लगते हैं मेटल के ये वाले एंड को, मतलब विच इज अवे फ्रॉम द फ्री एंड, मतलब जो क्लैम्प्ड एंड के बगल वाली एरिया है। तो हम इसको हीट करने लगते हैं। थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं, जब वी लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, कि ये जो पिन है ना, इट फॉल्स ऑफ। अब ऐसा क्यों हुआ? तो इट जस्ट बेसिकली सिग्निफाइज कि मेटल ने जो है वो हीट को कंडक्ट कर दिया। तो हमने हीट तो हमने यहाँ पे किया, बट वो हीट ट्रांसफर हो के एंड तक चली गई। और फाइनली जब यहाँ एंड तक चली गई तो अब जो वैक्स है वो हीट की वजह से क्या होगी? पिघलने लग जाएगी। और क्योंकि वो पिघलने लग जाएगी तो जो पिन वैक्स की मदद से मेटालिक वायर पे अटैच्ड है वो भी फॉल ऑफ कर जाएगी। तो इससे प्रूव होता है कि मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड थर्मल कंडक्टर्स। ठीक है ना भाई, बहुत ही इजी सी एक्टिविटी है, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी इसके अंदर, है ना। बट हम पढ़ेंगे सब कुछ बिकॉज वी नेवर नो कि कहाँ से क्वेश्चन हो जाए। और कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने कोई चीज नहीं पढ़ी हो तो मतलब उसके बारे में सोचना थोड़ा स्ट्रेसफुल कंडीशन में डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम टू बी ऑन द सेफर साइड हम सारी चीजें पढ़ लेंगे। एक ये चीज है। अब इसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स को दिखाने के लिए ये एक्टिविटी कंडक्ट की जा रही है। होता क्या है इसके अंदर भी, हम पहले अपैरेटस स्टडी करते हैं। क्या क्या लिया हमने? एक बैटरी ले लिया, हमने एक बल्ब लगाया है, हमने एक स्विच लगाया, और यहाँ पे ये एक फ्री जगह छोड़ी है। यहाँ पे हम कोई भी मेटल लगा सकते हैं अपनी मर्जी का। मान लो मैंने कॉपर लगा दिया, मान लो मैंने गोल्ड लगा दिया, और सिल्वर लगा दिया, कुछ भी लगा दो बेसिकली। तो यहाँ पे हमने मेटल लगाया। तो और हमने क्या किया? उस जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगी, बैटरी जो है वो अपना चार्ज करंट भेजने लगेगी। तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर में जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाता है, सिग्निफाइंग कि जो मेटल्स हैं दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास। बैटरी ने करंट बनाया, और अगर मेटल्स कंडक्टिंग ना होते तो ये यहीं पे रुक जाता, है ना, और आगे नहीं पास हो पाता करंट। बट क्योंकि जो मेटल है वो क्या होते हैं? कंडक्टिंग होते हैं। तो इन्होंने आगे इलेक्ट्रिसिटी को जाने दिया, अपने थ्रू भी पास करने दिया, और फाइनली जब बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी मिली तो टंगस्टन ग्लो करने लगा, विच लेड टू द ग्लोइंग ऑफ बल्ब। ठीक है ना भाई, इससे क्या प्रूव हो गया कि मेटल्स जो होता है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई नॉन मेटल्स की।
एग्जैक्टली जो जो हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा है जनरल प्रॉपर्टीज, वो सेम उल्टा कर दो तो वो नॉन मेटल्स की हो जाएंगी। मेटल्स क्या होते थे? हार्ड होते थे। नॉन मेटल्स सॉफ्ट होंगे। मेटल्स क्या होते थे? कंडक्टिंग होते थे। नॉन मेटल्स नॉन कंडक्टिंग होंगे। राइट? नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होंगे तो दे आर नॉट शाइनी। सोनरस भी नहीं होंगे। ठीक है। और क्या पढ़ेंगे भाई नॉन मेटल्स के बारे में? बेसिकली हाँ, इंसुलेटिंग होते हैं, कंडक्टिंग नहीं होते, शाइनी नहीं होते, मैलिएबल नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते। इन टर्न ये क्या होते हैं? ये होते हैं ब्रिटल। ब्रिटल मतलब जब आप किसी चीज को बीट करो, मतलब इन ऑर्डर टू विद द इंटेंट ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू अ डिफरेंट शेप, और वो टूट जाए, मतलब बिखर जाए पूरा पूरा, तब हम बोलते हैं कि भाई ये चीज ब्रिटल है। तो ये चीज किस में होगी? जो चीज सॉफ्ट होगी। और सॉफ्ट क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, जिसकी वजह से दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स और शीट्स वेरी इजीली। ठीक है ना भाई? अब हम पढ़ लेते हैं एक्सेप्शंस के बारे में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ आई गया? मेटल्स और नॉन मेटल्स के ये सब चीजें जो थी हमने पढ़ ली। और हाँ, एक चीज और दी हुई है आपकी बुक में कि वायर्स के ऊपर हम एक पीवीसी की कोटिंग करते हैं, है ना? कलरफुल से सब्सटेंस, कलरफुल सी वायर्स होती हैं, है ना? रबड़ जैसी चीज होती है वो। ये बीच में हम मान रहे हैं ये मेटेलिक वायर है, और ये बाहर जो है ये हम मान रहे हैं पीवीसी है। पीवीसी क्या होता है? रबड़ लाइक सब्सटेंस होता है, मतलब रबड़ जैसा टेक्सचर होता है उसका बेसिकली। और रबड़ क्या होता है? कंडक्टिंग नहीं होता है। तो पीवीसी भी कंडक्टिंग नहीं होता है, इंसुलेटिंग होता है। तो क्यों लगाना है भाई इसको वायर्स पे? ताकि अगर कभी बाय एक्सीडेंटली कोई किसी वायर को टच कर ले और वो एक्टिवली अगर करंट पास कर रही है, तो जिसने उसको टच किया उसकी भी बॉडी में करंट आ जाएगा ना, तो वो करंट ना पास हो, तो उसके लिए बीच में क्या लगाना पड़ेगा? एक इंसुलेटिंग लेयर लगानी पड़ेगी। तो जो पीवीसी होता है ये इंसुलेटिंग होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, कंडक्ट नहीं होने देता है। मतलब अगर कोई एक्सटर्नली टच कर रहा है, बीच में से वो जाने देगा, क्योंकि बीच में तो मेटालिक वायर है, तो मेटालिक वायर कंडक्ट कर देगी। बट बाहर से उसको कवर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ पीवीसी, ताकि वो अगर कोई उसे टच कर ले तो उसको करंट ना लगे, क्योंकि ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। इसका अगर अपन फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब क्लोराइड क्या है? क्लोराइड इज अ डेरिवेटिव ऑफ क्लोरीन, और क्लोरीन होता है एक नॉन मेटल, इसीलिए ये इंसुलेटिंग है। नॉन मेटल क्या होता है? मैंने क्या बोला था? जो मेटल की प्रॉपर्टी उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट जनरली नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। तो मेटल कंडक्टिंग है तो नॉन मेटल कंडक्टिंग नहीं होगा। क्लोरीन बीइंग अ नॉन मेटल कंडक्ट नहीं करता, इसलिए पॉलीविनाइल क्लोराइड नाम का एक कंपाउंड होता है, उससे ये बनता है आउटर कवरिंग, और ये लगाते हैं वायर के ऊपर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ये क्वेश्चंस तो हम अभी बाद में करेंगे, सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्सेप्शंस के बारे में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पार्ट में से क्वेश्चन आने की संभावना है तो इसी पार्ट में से आएगा वो, मतलब एक्सेप्शन से आएगा, क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लेट्स बी ऑनेस्ट, ये तो हमने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ ही रखा है, मोर और लेस आइडिया रहता है ये कि क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। एक्सेप्शंस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला एक्सेप्शन है कि मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी का सिंबल है, तो मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। है ना, देखा ही होगा, इसको यूज किया जाता है थर्मोमीटर्स के अंदर भी। तो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि वैसे तो मर्क्यूरी को यूज करने के बहुत रीजन होते हैं थर्मोमीटर में, है ना। ग्रे कलर का है तो दिख ढंग से जाता है, स्टिक नहीं करता है ग्लास के सरफेस से, राइज कर लेता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, तो बहुत रीजन होते हैं। बट वन ऑफ द मेन रीजन इज कि लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड को थोड़ी ना डालेंगे टेम्परेचर चेक करने के लिए, वो राइज ही नहीं कर पाएगा। तो मर्क्यूरी एकमात्र ऐसा मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है? लिक्विड रहता है।
ये हो गई सबसे पहले एक्सेप्शन, बहुत ही आसान है, ये भी पता था सबको। अब हमने क्या पढ़ा है भाई कि नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होने चाहिए, क्यों? क्योंकि वो नॉन मेटल है, लस्ट्रस होना तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है। बट देयर इज अ नॉन मेटल कॉल्ड आयोडीन, सुना ही होगा आयोडीन, जिसकी कमी के कारण गोइटर हो जाता है। तो आयोडीन जो है, अगर हम इसे देखेंगे तो इट इज वेरी लस्ट्रस इन अपीयरेंस डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ नॉन मेटल। ठीक है जी। अब कार्बन तो एक्सेप्शन से भरा हुआ है बहुत ज्यादा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अब जो कार्बन होता है ना, इसके होते हैं एलोट्रोप्स। अब समझते हैं एलोट्रोप क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आ भी सकता है कि क्या मतलब होता है भाई एलोट्रोप का। एलोट्रोप होता है जैसे ऐसे सब्सटेंसेस जो सेम चीज से बने हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन के एलोट्रोप है तो वो कार्बन से बने होंगे। द ओनली डिफरेंस विल बी कि उनको प्लेस कैसे किया होगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, वेट, यहाँ पे मैंने एक फोटो भी अटैच करी है जिसमें हम देख सकते हैं, वेट, हाँ, तो ये देखो, ये आप अगर देख रहे हो ध्यान से स्ट्रक्चर, तो ये जो है ये कार्बन के एटम्स है, ये भी कार्बन के एटम्स है ना, नीचे ये भी कार्बन के एटम्स है, एंड फर्दर ये भी कार्बन के, सब कार्बन के एटम्स है। द ओनली डिफरेंस इज कि ये लगे कैसे हुए, देख रहे हो अरेंजमेंट बहुत अलग है। इस वाले की अरेंजमेंट थोड़ी ऐसी है, हेक्सागन से बने हुए, नीचे ऊपर बहुत ही मतलब वेब लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है ऊपर वाले का। नीचे वाले का क्या है, हेक्सागन है, बट एक साइड से क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और फिर एक और लेयर है जो नीचे इनसे जुड़ी है, फिर एक और लेयर, और ऐसे लेयर 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 जुड़ी हुई है आपस में, देख रहे हो। फिर एक है ये फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब हेक्सागन है बट जैसे फुटबॉल के हेक्सागन होता है, मतलब एक दूसरे से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, तो वैसा वाला स्ट्रक्चर है। और दूसरा ये ग्रेफीन है, ग्रेफीन ये ग्रेफाइट से अलग है, क्यों? क्योंकि ये ऐसे 2D में दिख रहा है और ऐसे एक एक करके अटैच्ड है। यहाँ पे दो की लेयर थी ग्रेफाइट के अंदर, दो की भी क्या मतलब तीन चार अरेंज थे, और यहाँ पे ज्यादा अरेंज्ड है। तो ये सब है कार्बन के एटम्स ही, बट इनका जो है बस जिस तरीके से इनको अरेंज है, मतलब इनका जो अरेंजमेंट है वो अलग कर दिया, जिसकी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो अलग हो जाती है। बट कौन सी प्रॉपर्टी अलग होती है? केवल फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, मतलब केमिकली तो सेम ही है। क्यों? क्योंकि केमिकली बने तो सेम चीज से हुए हैं ना, बस फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। जैसे कि कार्बन के एलोट्रोप जो है दो होते हैं, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है डायमंड। अब खुद ही सोच लो कितने अलग हैं ये दोनों, और इन है दोनों ही कार्बन के बने हुए बट बहुत अलग है। कैसे? ग्रेफाइट जो है डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ नॉन मेटल ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड तो बहुत भरा ही पड़ा है एक्सेप्शन से, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ नॉन मेटल ये शाइनी होता है, हार्ड होता है ना, और उसके अलावा इट कैन हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, ये सब चीजें होती है। और इसको शेप्स में भी अलग अलग शेप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों कार्बन के एलोट्रोप्स है। इनका जो शेप है वो आप देख सकते हो, ये पीछे जो डायग्राम मैंने लगाया है इसके अंदर दिख रहा है कि डायमंड कैसा दिखता है और ग्रेफाइट कैसा दिखता है। मतलब सोचो नॉन मेटल्स को हम बोलते हैं कि ये बहुत वो होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑन द अर्थ डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज अ नॉन मेटल। वाई? बिकॉज उसका अरेंजमेंट जो अलग, और जरूरी नहीं है सिर्फ कार्बन के एलोट्रोप, एलोट्रोप बहुतों के होते हैं, सल्फर के भी एलोट्रोप होते हैं ना। एक उसका होता है क्राउन जैसे शेप का एलोट्रोप, तो क्राउन शेप्ड एलोट्रोप होता है उसमें भी सारे सल्फर ही, बस जो अरेंजमेंट है उनका वो डिफरेंट हो जाता है। एक और होता है चेयर फॉर्म ऑफ सल्फर, वो ऐसा कुछ फॉर्म होता है, मतलब एग्जैक्टली अभी मैं ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, बट चेयर फॉर्म होता है, उसमें भी चेयर की शेप में अरेंज होते हैं सल्फर के एटम्स। तो है सल्फर के, बट जस्ट बिकॉज उनका मतलब अरेंजमेंट अलग है प्लेन में, तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाती है, बट केमिकल सेम रहती है बिकॉज सल्फर के ही बने हैं। तो यस, ये बात होगी। ये एक हमने एक और एक्सेप्शन पढ़ ली कि ग्रेफाइट नॉन मेटल है। ऑब्वियसली पता है ना सबको कि कार्बन नॉन मेटल है। कार्बन को हम और डिटेल में पढ़ने वाले अगले
चैप्टर में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में, ठीक है ना भाई। तो और होता तो ग्रेफाइट सॉफ्ट ही है। देखा है पेंसिल के अंदर जो नोक होती है, जो टिप होती है पेंसिल की और जो डलता है जिससे लिखते हो आप, वो भी ग्रेफाइट ही होता है, तो वो तो कितना सॉफ्ट होता है। ऑन दी अदर हैंड डायमंड जिसे हम ज्वेलरी की फॉर्म में वेयर करते हैं, वो कितना हार्ड होता है, इट कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन डाउन डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज अ नॉन मेटल, इसीलिए ये एक्सेप्शन में आ रहा है। तो हमने पढ़ लिया। अब इसके अलावा गैलियम और एंड सीशियम, ये दो मेटल्स है दोनों मेटल्स, तो आइडियली बीइंग मेटल्स इनका जो क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए। बट इनका उल्टा है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। इतना लो होता है कि अगर आप इसको अपनी पाम पे भी रख लो ना, इनमें से किसी एक मेटल को, तो वो आपकी पाम की गर्मी से मेल्ट हो जाता है। सोचो इतनी जल्दी मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। तो दे कैन मेल्ट ड्यू टू द हीट ऑफ द पाम ऑल्सो। ठीक है भाई। एक और एक्सेप्शन है एल्कली मेटल्स के बारे में। हाँ जी, तो एल्कली मेटल्स के बारे में क्या है कि एल्कली मेटल्स पहले तो बोलते किनको है, बोलते हैं सोडियम को, पोटेशियम को, लिथियम को। एल्कली हमने पढ़ा ही है, क्या होते हैं भाई, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। सॉरी, तो जो भी बेसिस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम एल्कली बोलते हैं। अब ये मेटल्स हैं, तो ये जो मेटल्स हैं, जो ऑक्साइड्स बनाते हैं ना, ये पानी में सोल्यूबल होते हैं। तो और इनके ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। मेटालिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, याद रखो। वैसे हम ये पढ़ने भी वाले हैं, अगले लेक्चर में ये कवर करने वाले हैं, बट स्टिल याद रखो कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। और इनके ऑक्साइड सोल्यूबल भी होते हैं पानी में, इसीलिए एल्कली मेटल इनका नाम पड़ गया। अब इनमें एक्सेप्शन क्या है, मेटल्स को हार्ड होना चाहिए, बट ये क्या होते हैं, एक्सट्रीमली सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट कि नाइफ से कट कर सकते हो, कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। ठीक है जी। तो ये हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़ लिए। एक बार एनसीईआरटी चेक कर लीजिएगा, शायद मेरे हिसाब से तो सब कवर हो गया, बट इन केस अगर कुछ रह जाता तो पढ़ लेना। बस यही होगा उसके अंदर भी कि जो होना चाहिए, मतलब जो हम आइडियली एक्सपेक्ट करते हैं उससे उल्टा हो जाएगा। तो मर्क्यूरी जो होता है एकमात्र ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है। आयोडीन लस्ट्रस होता है जबकि वो नॉन मेटल है। कार्बन के जो दो एलोट्रोप्स है, ग्रेफाइट और डायमंड, उसमें से ग्रेफाइट कंडक्टिंग होता है, डायमंड में तो भरी हुए हैं, बहुत सारी एक्सेप्शन है, शाइनी है, हार्ड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, सब कुछ अलग है ना। हमने एक एलोट्रोप के बारे में भी समझा, एक बार ये भी समझ लेते कि एलोट्रोप को डिफाइन कैसे करेंगे। अरेंजमेंट और रैदर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स लीड्स टू चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। याद रखना है, कई बार ट्रिक कर सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है या केमिकल में आता है। ऑब्वियसली फिजिकल में आता है, केमिकल में कैसे ही आ सकता है, क्योंकि बना तो सेम चीज से। याद रखना, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। और अगर कोई पूछ ले क्या ये सिर्फ कार्बन ही एग्जिबिट करता है एलोट्रोपी की प्रॉपर्टी, नहीं, और भी एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सल्फर, जो एलोट्रोप्स अपने दिखाते हैं। ओके, गैलियम एंड सीजियम के बारे में हमने पढ़ लिया, एल्कली मेटल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। सो यस, ये दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। अब बस हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं एंड देन विल रैप अप द क्लास। आज की क्लास बहुत बेसिक थी, आपको भी एक बार एनसीईआरटी से पढ़ना है, जो भी उसके अंदर दी हुई है एक्टिविटीज वो एक बार देख लेना। एक चीज और ध्यान रख लो, क्योंकि वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही दे दिया गया है आपकी बुक के अंदर, ऑल्दो वो होना केमिकल प्रॉपर्टीज ही है, कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, होते हैं बेसिक इन नेचर। एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं या फिर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मेटालिक ऑक्साइड यानी कि Na2O,
K2O, ये सब जो है, ये दोनों जो है, ये सारे क्या है, मेटालिक ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब क्या है, बेसिक होते हैं नेचर में। क्यों होता है भाई बेसिक, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस याद रखो कि इनका नेचर होता है बेसिक। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, एसिडिक होते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में है, बहुत अबंडेंट गैस है ना, तो ये क्या होती है, एसिडिक होती है, तभी बोलते हैं कि ये ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो जाता है एंड ऑल दैट। फिर सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन होती है, क्यों होती है, क्योंकि ये एसिडिक होता है नेचर में। एसिडिक क्यों है, क्योंकि सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होगा। और जब ये आता है रेन के अंदर तो एसिड रेन बनाता है 5.6 के अराउंड, जब पीएच से कम हो जाता है, जब पीएच रेन का, तो हम उसे एसिड रेन बोलते हैं। बहुत ही हार्मफुल कंपोनेंट है ना। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा टॉक्सिक और सफोकेटिंग गैस है। कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड अगेन एसिडिक है। तो ऐसे ही याद रखना है आपको, कुछ बेसिक सी चीज है। एक एक्टिविटी इसके बारे में भी दे रखी है कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड ले लीजिए और क्या कहते हैं, सल्फर का ऑक्साइड ले लीजिए, तो आपको क्या डिफरेंस दिखेगा दोनों के अंदर। सल्फर का ऑक्साइड किसका है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, क्योंकि मेटल का है। और अब ये लिटमस पेपर में क्या बदलाव लाएंगे, यही है एक्टिविटी के अंदर कि आपको लिटमस पेपर से नेचर चेक करके बताना है। तो ये बेसिक है, तो बेसिक चीजें क्या करती है, रेड लिटमस पेपर को, कलर ही ले लेते हैं अब मौका है तो, बेसिक वाले क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को यहां पे भी कर देते हैं, हाँ, तो ये जो एसिडिक ऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड, अगर इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो ये रेड कर देगा। क्यों, क्योंकि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर। और ऑन दी अदर हैंड जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्योंकि वो मेटल का ऑक्साइड है तो वो बेसिक है, तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ओके जी, ये हो गए हमारे सारी प्रॉपर्टीज कवर। अब हम करते हैं एक बार इंटेक्स क्वेश्चन एंड देन वील रैप अप द क्लास। Yep, so let's start with the in-text questions. सबसे पहले कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, मर्क्यूरी। लेट्स टेक अनदर कलर, सेकेंड। सो मर्क्यूरी है, फॉर सम रीजन ये पेन उस पर चल नहीं रहा है, सो फर्स्ट का आंसर है मर्क्यूरी। देन कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ, अभी पढ़ा है एल्कली मेटल्स, तो किसी को भी ले लो, सोडियम ले लो, लिथियम ले लो, पोटेशियम ले लो, ये सब अल्कली मेटल्स हैं एंड दे कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। उसके बाद है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ठीक है, तो ये होते हैं बेस्ट, मतलब मेजरली फिर भी सिल्वर एंड कॉपर बहुत बढ़िया कंडक्टर्स होते हैं, या गोल्ड एंड कॉपर ऑल्सो, गोल्ड एंड कॉपर। उसके अलावा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कोई भी नॉन मेटल उठा लो पुअर कंडक्टर ही होगा। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन से क्या बनता है, पीवीसी बनता है, क्लोरीन। और पीवीसी क्या होता है, वायर्स को कवर करने के लिए यूज किया जाता है। एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो मैलिएबल क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग बीटन डाउन इनटू थिन शीट्स। मेटल्स can be converted into thin sheets, and non-metals on the no, I'm not talking about non-metals, we are talking about ductility. So ductility is the property to be able to get converted into thin wires. So yeah guys, that is it for today's class. I hope you guys have understood everything. बहुत ही बेसिक लेक्चर था आज वाला। अगली क्लास में we'll be studying about the chemical properties and then we'll start with metallurgy and corrosion. तो मतलब most probably ये चैप्टर 3 लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए, है ना। तो प्लीज रिवाइज कीजिए, केमिस्ट्री है, इजी सब्जेक्ट है बट थोड़ा मेमोराइज करने की चीजें हैं इसके अंदर, ऑल्दो आज वाली क्लास की ऑलरेडी आपको चीजें काफी आती होंगी।
Okay, then bye bye.